मित्रों, एक बार फिर आपके साथ में अभी तक 4 कहानियाँ आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ। ये 5वीं कहानी है जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसको सुने। 5वीं पुतली लीलावती। राजा भोज फिर से सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि अचानक एक पुतली उससे प्रकट हुई और बोली, राजन, इस सिंहासन पर बैठने से पहले इस बात का जवाब दो कि भाग्य और कर्म में से कौन बड़ा है। क्या तुम्हारे पास मेरे इस प्रश्न का उत्तर है? राजा भोज उस पुतली के प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सका। मेरे इस प्रश्न का उत्तर राजा विक्रमादित्य ने दिया है। सुनो, मैं तुम्हें बतलाती हूँ। पुतली लीलावती ने उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, राजा भोज, मेरा नाम लीलावती है। मैं तुमको राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। राजा विक्रमादित्य आनंद से अपना राजकाज चला रहे थे। उनके राज्य में प्रजा सर्वत्र सुखी थी। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न था। सर्वत्र राजा की जय जयकार हो रही थी और उनका यश फैल रहा था। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के हर कष्ट का ध्यान रखता था। उसका दरबार हर समय जनमानस के लिए खुला रहता था। उसके दरबार में कोई भी अमीर गरीब अपनी प्रत्येक समस्या को लेकर उपस्थित हो सकता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था कि 2 व्यक्ति विक्रमादित्य के दरबार में आए। दोनों ने फरियाद की, राजन, हम दोनों में एक बहस हो रही है और हम दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। आप ही इस बात का निर्णय करें। आपकी बहस का मूल विषय क्या है? कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है? इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कर्म बड़ा है और तुम्हारा साथी क्या कहता है? वो भाग्य को बलशाली मानता है। उसका कहना है कि भाग्य साथ ना दे तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा कहना यह है कि अपने कर्म करो, भाग्य अपने आप साथ देने लगेगा। उसका उत्तर सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गया। उसने दरबारियों की ओर देखा, पूछा, आप लोग ही बताएं कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। अपने राजा के इस प्रश्न पर सभी दरबारी चुप रह गए। अंत में राजा ने सबको अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा। दरबारियों में भी बहस छिड़ गई। कोई भाग्य को प्रबल बतला रहा था और कोई कर्म को। कुछ निर्णय ना हो सका। स्वयं विक्रमादित्य भी कोई निर्णय ना कर पा रहा था। आखिर में उसने उन दोनों आदमियों में से कहा, राजा विक्रमादित्य के दरबार से आज तक कोई निराश नहीं गया है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, अगर 6 महीने के बाद। आपकी जो आज्ञा, अन्नदाता। दोनों चले गए। राजा भोज विक्रमादित्य सोच में पड़ गया। कर्म और भाग्य, भाग्य बड़ा कि कर्म, वह भी कोई फैसला ना कर पा रहा था। अतः वह स्वयं इसका अनुभव करने के लिए अपने मंत्री को अपना राजपाट सौंप कर निकल गया कि देखा जाए कि भाग्य बड़ा है या कर्म। और वह एक दूसरे राज्य में पहुंचकर अपनी जीविका का साधन तलाशने लगा। इसी उद्देश्य से वह एक सेठ से मिला। तुम क्या काम कर सकते हो? सेठ ने उससे पूछा। मैं हर संकट में आपकी सहायता कर सकता हूँ, विक्रमादित्य बोला। क्या पगार लोगे? 1000 रुपये वेतन स्वरूप लूंगा। मैं तुम्हें 2000 दूंगा, पर संकट में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। अवश्य सेठ जी। फिर राजा विक्रमादित्य उनके यहाँ नौकरी करने लगा। काम कुछ न था। वह आराम से पड़ा रहता था, पर अपना आधा वेतन दान कर दिया करता था। 1/4 गरीबों को खिलाने में लगा देता था। सिर्फ 1/4 से अपना गुजारा करता था। इसी तरह 2 माह बीत गए। सेठ कभी कभी राजा विक्रमादित्य के पास आता। एक दिन वह विक्रमादित्य से बोला, तुमने संकट के समय काम आने की बात कही थी। हाँ, मैं अपने वचन पर अडिग हूँ। तुम्हें क्या संकट है? कल रात देवी ने मुझे सपना दिया है कि तू एक बलि चढ़ा दे। ऐसा ना करने पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मैं भिखारी की मानिंद हो जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? विक्रमादित्य ने पूछा। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई व्यक्ति बलि के लिए नहीं मिल सकता, इसलिए मैं देवी को तुम्हारी बलि चढ़ाकर अपने ऊपर आने वाले संकट को टालना चाहता हूँ। इतना कहकर वह सेठ विक्रमादित्य की ओर निहारने लगा। उसे इस बात का भरोसा था कि शायद विक्रमादित्य इस काम के लिए कभी तैयार न होगा। बोलो, क्या कहते हो? सेठ ने विक्रमादित्य से पूछा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, विक्रमादित्य ने कहा। आप मेरी बलि देने की
तैयारी करे और मेरी बलि चढ़ाकर अपना संकट दूर करे। सेठ हैरानी से उसे ताकता रह गया। उसने बलि की तैयारियों हेतु एक धारदार फरसा मंगवाया। फिर विक्रमादित्य को टीका लगाकर देवी की परिक्रमा लगाई और कहा, अब देवी की मूर्ति के आगे अपनी गर्दन झुका लो। विक्रमादित्य ने अपनी गर्दन झुका दी। तभी सेठ ने धारदार फरसा दूर फेंककर राजा विक्रमादित्य को अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपनी परीक्षा में एकदम खरे उतरे हो। विक्रमादित्य उसकी बात सुनकर अवाक रह गया। फिर सेठ सम्मान पूर्वक उसे वापस ले आया, उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया। राजा विक्रमादित्य को खुशी हुई कि उसने अपने कर्म का पालन किया और भाग्य ने उसकी रक्षा की। यदि वह अपना कर्म ना करता तो भाग्य भी उसका साथ ना देता। यदि वह अपनी बलि देने की बात सुनकर डर गया होता तो क्या होता? राजा विक्रमादित्य मन ही मन इस पर विचार करता रहा। सेठ विक्रमादित्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गया था। वह विक्रमादित्य से बोला, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा घर मकान कहाँ पर है? मैं मूल रूप से उज्जैन का रहने वाला हूँ। ओह, महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य के राज के जब वहाँ का एक नागरिक इतना कर्तव्यपरायण है तो राजा को तो कहना ही क्या होगा। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो? सेठ साहब, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जरूर जाओ, वह सेठ बोला, लेकिन मेरे दामाद बनकर जाओ। मैं अत्यंत रूपवती कन्या का हाथ तुम्हें देता हूँ और बहुत सारा धन भी। फिर तुम अपना जीवन आनंद से बिताना। तुम्हारे जैसे कर्तव्य परायण व्यक्ति के घर रहकर मेरी पुत्री सदैव सुखपूर्वक रहेगी। फिर उस सेठ ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया और खूब सारा धन देकर उज्जैन नगरी को रवाना कर दिया। विक्रमादित्य वापस लौट पड़ा। सेठ की उस पुत्री पर उसकी सुंदरता के कारण वहां के राजकुमार की नजर थी। जब उसे इस घटना का पता लगा तो रास्ते ही में उसने उन पर आक्रमण कर दिया और सेठ की पुत्री का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया। राजा विक्रमादित्य ने उसका मुकाबला न किया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि उसके भाग्य में सेठ की पुत्री ना थी, लेकिन वह अपना कर्म अर्थात राजकुमार से युद्ध करता तो निश्चय ही उस पर विजय प्राप्त कर लेता। फिर वह सेठ की पुत्री को अपने साथ नहीं ले जा पाता, अपने कर्म के द्वारा वह उसे बचा सकता था। खैर, राजा विक्रमादित्य खाली हाथ वापिस आ गया, पर उसे अपने अनुभव के आधार पर इस प्रश्न का समाधान मिल गया था। देखते देखते 6 मास बीत गए। वे दोनों आदमी नियत समय पर राज दरबार में फिर से उपस्थित हुए। अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार हम उपस्थित हैं। अब आपका क्या निर्णय है? हाँ, तुम्हारे प्रश्न का समाधान मेरे पास है। राजा ने कहा, कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। भाग्य प्रबल है, पर इंसान कर्म ना करे तो भाग्य भी डूब जाएगा। अगर मनुष्य कर्म करता रहे और भाग्य साथ ना दे तो कर्म का फल डूब जाएगा। कर्म और भाग्य का यही संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर सभी दरबारी जन उसकी जय जयकार करने लगे। वे दोनों भी अपने प्रश्न का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गए। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने प्रवास के सारे अनुभव और एक एक बात का विवेचन किया। सारा दरबार गौर से सुनता रहा। अतः हे राजा भोज, विक्रमादित्य ने कर्म और भाग्य का संबंध जिस तरह बतलाया, क्या तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है? अगर हाँ, तो तुम इस सिंहासन पर अवश्य बैठ सकते हो। इतनी बात कहकर वह सुंदर पुतली आकाश में विलीन हो गई। राजा भोज एक बार फिर निराश हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस सिंहासन पर बैठने में राजा भोज को उस दिन भी सफलता प्राप्त न हुई। मित्रों, इस सत्य कहानी का अभी यहाँ पर अंत होता है। अगर आप लोगों को ये कहानी सही अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन का बेल दाबें मित्रों, ताकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ सदैव बने रहें। थैंक यू।